प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 के इतिहास किताब को पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा गौरव। और उसके अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे को पढ़ेंगे। अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे। तो आप भी अपनी इतिहास की किताब निकाल लीजिए और साथ में कलम और कॉपी भी निकाल लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होगा तो उसे आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि किस तरह इतिहास में कब, कहाँ और कैसे का महत्व है। तो कब का क्या अर्थ है, कब से क्या पता चलता है कि समय का, और कहाँ किस जगह पर, और कैसे किस तरह। तो यहाँ देखिए, एक छोटी सी लड़की है फुलमनी। फुलमनी को घर के पास से गुजरती रेलगाड़ी को देख रही थी। क्या कर रही थी? घर के पास से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देख रही थी। अचानक उसके मन में सवाल उभरा। क्या सवाल उभरा? कि रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग कैसे सफर करते होंगे। वह सोचने लगी कि इतनी पुरानी बात को कोई कैसे जान सकता है। जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग कैसे यात्रा करते थे। तो आप भी कभी कभी सोचते होंगे कि ये चीज ऐसा क्यों है, इसको किसने बनाया, ये कैसे आया, क्या पहले भी ये ऐसा ही था। आप भी सोचते होंगे। छोटे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज और आपके दादा दादी या नाना नानी से कभी बात करते होंगे तो वे बताते होंगे कि हम बैलगाड़ी में कहीं जाते थे, पहले हमारे खेत होते थे, हम खेतों में काम करते थे, या फिर पहले हम धोती कुर्ता पहनते थे। इस तरह से क्या है, हर चीजों में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। तो क्या है, पहले क्या थी वो बताते होंगे कि उनकी गांव थी, छोटे छोटे गांव थे, शहर बहुत कम थे, मिट्टी के घर होते थे, सड़क कच्ची होती थी। जो घर अभी ईंट या सीमेंट के बनते हैं वे पहले मिट्टी के बनते थे। तो ये सब क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन किसी 1-2 वर्ष में नहीं हुआ। इसके परिवर्तन होने में बहुत सारे वर्षों का समय लगा। और ये सारे परिवर्तन बहुत ही धीरे गति से हुए हैं। पहले क्या करते थे लोग, बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, लेकिन अभी क्या है, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। तो कितना ज्यादा परिवर्तन हो गया है। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ, और जो अभी जो घटना घट रही है, जैसे यहाँ बाढ़ आ गया, यहाँ ये आए हैं, या किस तरह से दिन प्रतिदिन में जो घटनाएं घटती है हमारे आसपास, उसकी जानकारी तो हमको टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में मिल जाती है। लेकिन जो हजारों वर्षों पहले जो घटना घटी है उसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे पता चलेगा कि उस समय कैसा था। वो तो हमको न्यूज़पेपर या टेलीविजन पे नहीं पता चलेगा। तो पहले क्या था, पहले बताते होंगे कि क्या होता थे, फोन होते थे जिसमें तार लगी होती थी और उसी से लोग बात करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उस टेलीफोन के जगह क्या आ गया, मोबाइल फोन आ गया जिसमें कोई वायर नहीं लगा रहता था। रेडियो के जगह में टेलीविजन आ गया, इंटरनेट आ गया, जिससे कि पूरा दुनिया का खबर हमको मिल जाता है। तो ये जो पुराने समय से अभी के समय में जो बदलाव हुआ है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है। और इतिहास की सहायता से ही हम इन अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो इतिहास क्या है, पहले ये जानेंगे। इतिहास क्या है, 3 शब्दों से बना है। क्या है? इति जोड़ ह जोड़ अस। क्या से बना है? इति जोड़ ह जोड़ अस। इति जोड़ ह जोड़ अस से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ, ऐसा कुछ जो निश्चित रूप से हुआ है। तो इतिहास क्या है? ऐसा जो निश्चित रूप से हुआ है। तो अतीत की कहानी है इतिहास। क्या है? इतिहास क्या है? अतीत की कहानी है। बीते दिनों के मानव की कहानी को इतिहास कहा जाता है। किसकी कहानी को? मानवों की कहानी को। बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था,
उन्हें किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, उनके समय में शासन व्यवस्था कैसी होती थी, वे यात्रा के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका घर कैसा था, ये सब का जानकारी हमको कैसे पता चलता है? इतिहास के द्वारा पता चलता है कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लोग अपनी जीविका किस तरह से चलाते थे। और उस समय लेकिन क्या है, पुराने समय में वास्तव में पहले इतिहास में ज्यादातर तारीखों, घटनाओं, विशेषकर राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। अब इतिहास में जीवन से जुड़ी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। पहले क्या था कि इतिहास में ज्यादातर क्या था, तारीख था, घटना था, और विभिन्न राजनीतिक घटनाओं के बारे में ही ज्यादा जानकारी होती था कि ये राजा इस समय ये युद्ध लड़े थे, उनका शासनकाल इस युग से इस साल से इतना साल तक था, उनके परिवार के बारे में, या फिर कोई विशेष घटना घट गई जो उनके द्वारा कोई विशेष कार्य किया गया उसके बारे में थे। लेकिन वर्तमान में क्या है कि अब इतिहास में जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है। इतिहास के जानकार को, इतिहास की जो जानकारी रखता है उसे इतिहासकार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इतिहासकार। यदि आप हजारों वर्ष पहले, आप सोचिए, जरा ये सोचिए कि यदि आप हजारों वर्ष पहले गुफा में जिंदगी गुजारते तो आपके पास खाने के लिए क्या साधन होते, और यह जीवन कष्टकारी होता या आनंददायक होता? आपको अच्छा लगता या बुरा लगता? आपको खाने के लिए आपको पास क्या होता? आप किस तरह से परिस्थिति में गुजरते? तो उस समय में अपने को रखकर ये सोचिए कि यदि हम उस समय में होते तो हमारा जीवन कैसा होता। सोच के देखिएगा, ठीक है। आगे क्या है, क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान? क्यों जरूरी है? कभी कभी सोचा होगा आपने कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है हमें इतिहास के बारे में जानना? तो इतिहास के बारे में इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हम अपने वर्तमान को तभी समझ सकते हैं जब हम उसको अपने अतीत से जोड़कर देखें। धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व कई लाख वर्षों पहले हुआ है। हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते कि हमारे जीवन में अभी जो घट रहा है वो पहले से कितना अलग है। ये हम जोड़कर तभी देख सकते हैं जब हमें अतीत की जानकारी हो। इतिहास से सबक लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इतिहास से हम सीख सकते हैं और अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। अतः इतिहास अतीत को समझने का प्रयास है। इतिहास में न सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में भी जानते हैं और उससे हम बहुत सारी चीज सीखते भी हैं। महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर उनकी प्रेरणा भी हम ले सकते हैं। तो प्राचीन काल में लोग, जब हमारे देश में या दुनिया में सभ्यता का विकास हुआ था, तब लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे उससे पहले हम थोड़ा मानचित्र को देख लेंगे। तो ये किसकी मानचित्र है, किस देश की मानचित्र है? ठीक पहचाना, ये हमारे देश भारत का मानचित्र है। तो इसमें हम भारत के मानचित्र में कुछ जगहों को पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम जब पढ़ेंगे तो हमको समझने में आसानी होगी कि हमारे देश में जो प्राचीन काल में प्रारंभिक मानव कहाँ रहते थे। तो देखिए, ये है भारत का मानचित्र। ये क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या है? यहाँ हिमालय पर्वत है और यहाँ देखिए नदियों के बारे में भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ है ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक नीचे क्या है? गारो पहाड़ियां हैं, जो आगे आप पढ़ेंगे। यहाँ देखिए गंगा नदी यहाँ हिमालय से निकलती है और ये आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी ये यहाँ से निकलती है और ये मिल जाती है। और ये है गंगा नदी के ठीक नीचे क्या है? यमुना नदी। क्या है? यमुना नदी। ये है यमुना नदी। ये है सोन नदी, नर्मदा नदी, चंबल, इधर महानदी उड़ीसा की है महानदी, इधर गोदावरी दक्षिण भारत, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, मेन्नार नदी। और ये क्या है? पश्चिमी घाट। इधर क्या है? देखिए इधर पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, ये पूर्वी घाट। ये क्या है? देखिए इधर हो गया उत्तर,
इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूरब और इधर हो गया पश्चिम। तो भारत के पूर्व में क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो देखिए यहाँ पर सुलेमान, ये है सुलेमान की पहाड़ियां, इधर किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां हैं। ये देखिए वर्तमान में ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये क्या है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी देखिए यहाँ से निकली है, इसके बाद सिंधु से ही अलग अलग नदियां यहाँ से निकली, सतलुज, रावी, चेनाब और झेलम। ठीक है, 4 नदियां यहाँ से निकली है। ये हो गया काबुल नदी और ये काबुल नदी। ये है थार मरुस्थल और देखिए यह है सतपुड़ा की पहाड़ियां और विंध्य पहाड़ियां, ये ताप्ती नदी। तो देखिए यहाँ गारो की पहाड़ियां, यहाँ पे किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां और यहाँ पे विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो समझ गए, मेन ये समझ लीजिए, गारो पहाड़ियां, यहाँ विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां, क्या है, गारो पहाड़ी, इधर है किरथर और सुलेमान, इधर विंध्य और सतपुड़ा, और ये हो गया हमारा गंगा नदी। समझ गए, चित्र को आप समझ गए, इसे आप याद कर लेंगे, ये आपकी किताब में भी दी गई है। और ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, यहाँ नीचे हिंद महासागर, ये है लक्षद्वीप। ये भूगोल का विषय है, लेकिन ये इतिहास में भी, इतिहास को समझने के लिए भूगोल का ज्ञान भी जरूरी है। तो देखिए, तो जब प्रारंभिक मानव थे, प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया है। उत्तर में हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करती है। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है जो दीवार के समान रक्षा करती है। इसके पूर्व में क्या है, इसके पूर्व पश्चिम में क्या है, दक्षिण, और दक्षिण में विशाल सागर है। अभी बताया पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में विशाल सागर है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत में लाखों वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर। देखिए इसमें आपने समझा था ना कि भारत में प्राचीन समय में लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर। देखिए, तो जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वे कहाँ हुए हैं, नदियों के किनारे हुए हैं। तो ये जो क्षेत्र है नर्मदा नदी का, तो यहीं पर सबसे पहले भारत में लोगों ने रहना प्रारंभ किया। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे। वे क्या करते थे, भोजन का मुख्य साधन क्या था उनका फल, जंगल में जो फल मिलते थे, जड़ मिलते थे, वही उनके भोजन का मुख्य साधन था और उसे वे जमा करते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, ये हमने बताया था कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। तो क्या का पता लगा लिया आपने। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहां 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। 8000 वर्ष, तो क्या है, ईसा पूर्व में कैसे जानेंगे, ईस्वी में, कि 2000, 8000 में से 2000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4000। तो 4000 ईस्वी पूर्व में क्या था, फसलों को, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। गेहूं और जौ जैसी फसलों को किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे, और कहाँ रहते थे, गांव में। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पर्वत का पता लगाइए। यहाँ आपने जाना कि विंध्य पर्वत ये इस जगह में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ था, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। गंगा तथा सोन नदी की तलाश करें। गंगा और सोन नदी को आपने देखा वहां ऊपर, तो गंगा के दक्षिण में
इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के जो आसपास का क्षेत्र था वो मगध नाम से जाना जाता था। मगध क्या है? एक महाजनपद था, बहुत ही शक्तिशाली जनपद था। ऐसे ही बहुत सारे भारत में उस समय जनपद थे, 16 जनपद थे, जिसमें मगध भी एक शक्तिशाली जनपद था। तो इसके शासक क्या थे? बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने विशाल राज्य की स्थापना की थी। लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। तो यात्रा पहले क्यों किया जाता था? प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए या फिर व्यापार के लिए। व्यापार के लिए किया जाता था, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, या सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भी व्यापार करती थी। और व्यापारी कबीले क्या करते थे? जहाजों से भी यात्रा करते थे। और जो धर्म गुरु थे वे क्या करते थे? शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे जगह तक जाते थे। इस तरह से क्या होता था? यात्राओं के द्वारा उनकी विचारों का, उनकी सभ्यता संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था। तो क्या है, हमारे देश में अभी देश का मानचित्र हमने जाना। अब देश का नाम, हमारे देश का नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान क्यों पड़ा वो देखते हैं। क्या है? देश का नाम, ठीक है, हमारे देश भारत का नाम कैसे पड़ा? अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मुख्यतः इंडिया और भारत शब्द का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से बना है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में इंडस को क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और तथा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश का इंडिया कहा। ठीक है, तो अभी आपने ऊपर देखा कि सिंधु नदी के समीप स्थित है क्या है? भारत जो भूमि स्थित है वो क्या है? सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? सिंधु को हिंदोस या इंडोस कहा जाता है। और इसी के पूर्व में स्थित है भारत, इसीलिए इसे इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर पश्चिम में रहने वाले, उत्तर पश्चिम में मतलब इस भाग में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद, 4 वेद है उसमें सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद, उसी में इसका वर्णन है। इसके बाद में इसका इस्तेमाल भारत देश के लिए भी होने लगा। इसके बाद क्या किया गया? देश के लिए भी इसका उपयोग होने लगा। अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहा। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुछ नाम क्या क्या अभी आए? इंडिया, भारत, अल हिंद, अरबों की धरती को अल हिंद और तुर्कों ने इसे हिंदुस्तान कहा। और भी बहुत सारे नाम है, भारतवर्ष, भारत भूमि, आर्यावर्त, भारत खंड, इस तरह से अनेक नाम हैं। अब क्या है, हम तो भारत देश में रहते हैं और किस राज्य में रहते हैं? झारखंड राज्य में। वर्तमान झारखंड का भी प्राचीन काल से परिवर्तन होता रहा है। जो इसके नाम है इसका भी परिवर्तन होता रहा है। विभिन्न ग्रंथों में झारखंड का उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र का उल्लेख ऐतरेक ब्राह्मण में मिलता है। तो ऐतरेक ब्राह्मण में क्या था? पुंड्र देश, ठीक है। वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, भगवत पुराण में किक्कट प्रदेश, महाभारत में दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश के नाम से या पशु भूमि भी कहा जाता था। ये समझ गए, ये झारखंड के अन्य नाम हैं जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है। ये समझ गया। अब आगे अब क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। क्या है? एशिया, भारत क्या है? दक्षिण एशिया में स्थित है। और क्या है? ये केंद्र में स्थित है, दक्षिण एशिया के केंद्र में, मध्य भाग में स्थित है। इसीलिए भारत इसे दक्षिण भाग के दक्षिण एशिया को क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया के मध्य भाग में स्थित है। इसीलिए दक्षिण एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है।
भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां और जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो जनसंख्या के दृष्टि से क्या है, दूसरे नंबर पर है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वें नंबर पर है। देखिए क्षेत्रफल तो 7वें नंबर पर है, लेकिन जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है। दक्षिण एशिया को विशालतम तथा एशिया महाद्वीप के शेष भागों में समुद्र, पहाड़ियां, पर्वतों द्वारा पृथक होने के कारण उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ये क्या है, इसमें पहाड़, बहुत ज्यादा हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत हैं, और ये क्या है, समुद्र, 3 तरफ समुद्रों से घिरा हुआ है और पर्वतों से घिरा हुआ, जिसके कारण द्वारा पृथक होने के कारण इस उपमहाद्वीप को, इसको क्या उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। चूंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश क्या है, भारत है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश क्या है, भारत है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश क्या है, भारत है। अतः इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, जो मैंने आगे बताया। इसके अंतर्गत अन्य देश क्या है, इसके अंतर्गत और अन्य देश क्या है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि सम्मिलित है। इसमें कौन कौन से और देश हैं दक्षिण एशिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, लेकिन इनमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। इसीलिए भारत को भी, इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, भारत के नाम के अनुसार। आज हम इतना तक ही पढ़ेंगे इस पाठ को। इसे आप बार बार पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछेंगे, और इसका जो बाकी भाग है इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और सभी पार्ट यदि आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।